दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम सब ने ये समझा कि जब भी दो सर्कल्स के लिए आपने कॉमन टेंजेंट बनानी है तो सर्कल की जो पोजीशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि कितनी कॉमन टेंजेंट जो है वो बन सकती है। हमने ये देखा था कि जो दो सर्कल्स अगर आपस में दूर होंगे तब उनके ऊपर चार कॉमन टेंजेंट जो है वो बनाई जा सकती है, जिनमें से दो कॉमन टेंजेंट जो होंगी वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी और दो जो होंगी वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी। शॉर्ट में मैंने आपको डीसीटी और टीसीटी के नाम से इनको याद करने के लिए बोला था। फिर हमने ये देखा कि वो सर्कल्स अगर आपस में करीब आ जाए और करीब इस तरीके से आ जाए कि एक दूसरे को एक्सटर्नली यानी बाहर से टच करे तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकती है, तीन कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। उन तीन में से दो कॉमन टेंजेंट तो वही थी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, जो बाहर से होकर निकल रही थी, और एक कॉमन टेंजेंट ऐसी थी जो बिल्कुल सेंटर से होकर दोनों सर्कल को टच करके निकल रही थी। यानी जो बाहर वाली ऊपर से निकल रही थी वो थी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो सेंटर से होकर निकल रही थी वो कौन सी थी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। फिर हम नेक्स्ट केस पर आए जहां पर हमने ये देखा कि सर्कल को अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे तो कितनी कॉमन टेंजेंट बनेगी, सेंटर वाली अब बन नहीं सकती, फिर दो कॉमन टेंजेंट्स बन रही थी जो कौन सी थी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फिर एक फोर्थ केस पर आए हम और वहां पर हमने ये देखा कि सर्कल को हम इंटरनली टच करते हैं, जब इंटरनली टच करे थे तो एक ही कॉमन टेंजेंट बन रही थी जो बाहर से बन रही थी। और लास्ट हमने ये केस देखा कि सर्कल्स अगर एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली लाई करेंगे तो आप कोई भी कॉमन टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे बट वो बन पाएगी नहीं, यानी वहां पे जीरो कॉमन टेंजेंट। तो ये सब जो बेसिक्स थे इसके हमने कल लास्ट लेक्चर में समझे थे। देखो इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर के दौरान हम पढ़ने वाले एमसीक्यूज, यानी जो लास्ट लेक्चर के एक्सप्लेनेशन थी, कॉन्सेप्ट्स थे, फॉर्मुलेस थे, उनकी इंप्लीमेंटेशन इन एमसीक्यूज के जरिए मैं आपको समझाने वाला हूं। तो मैं लेकर आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए लगभग 8 से 10 एमसीक्यू, जहां पर मैं उन सभी फॉर्मुलेस को, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करवाऊंगा जो लास्ट लेक्चर में हमने समझे थे, जिसका टॉपिक का नाम क्या था, कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर आपको पढ़ने में मजा आया होगा और आपने अपने नोट्स जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से बना दिए होंगे। अब उसके बाद आप में से कई बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने खुद से ट्राई करने की कोशिश करी होगी, अलग अलग किताब को उठा के, कि कोई ऐसा सवाल है जो इसके बेसिस पे हम सॉल्व कर पाए। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं तो बहुत बढ़िया है वो, और जो नहीं है ऐसे, मैं उन सबको भी ये बोलूंगा कि देखो हमेशा किसी ना किसी इंसान के ऊपर अगर आप फुली डिपेंडेंट हो जाओगे वो सही तरीका नहीं होता। आपको क्या करना है, खुद से भी मेहनत करनी है, किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, किसी टीचर के ऊपर। ये मैं आपको एक जिंदगी की हिदायत दे रहा हूं, फुली डिपेंडेंट नहीं होना होता। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि आप सेल्फ डिपेंडेंट तभी बन पाओगे जब आप खुद से अपने ऊपर मेहनत करोगे। देखो आप मुझे बताओ, आप जब ये कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे मेरे से, क्या पूरा दिन आपके पास पढ़ा नहीं हुआ था, पूरा दिन आपके पास था? क्या कोई किताब को उठा के आप उसमें से इनके सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते, क्या वो सॉल्व नहीं होता? आप ही में से कई स्टूडेंट्स ने उनको सॉल्व करा भी होगा, उन्हीं फॉर्मुलेस को यूज करके जो मैंने कल आपके लेक्चर में समझाए थे आपको। तो जो नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, मैं उन सबसे बात करना चाहता हूं कि भाई ट्राई करो कि आप खुद से भी एफर्ट करो। देखो थाली में परोस के खाना अगर आपको दे दिया जाएगा तो जिसको दिया जाएगा वो सभी खा लेंगे, तो सभी की नौकरी तो लग नहीं सकती। नौकरी तो उसी की लगेगी जो खुद से मेहनत करेगा, खुद आगे जाएगा, खुद स्पून उठाएगा, थाली से खाना पहले उठाने की कोशिश करेगा। कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा है, ये पता है आप सभी को। आप एक बार ऐसा करिएगा, कभी अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने या एस्पिरेंट ने पहले एग्जाम नहीं दिया हुआ है, जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर, वो देखिएगा किस तरह की भीड़ लगती है। उस भीड़ से अगर अपने आप को अलग करना है आपने, तो भाई कुछ ना कुछ अपने पे आपको अलग करना पड़ेगा बाकियों से। क्या कर रहे हो, पूछो अपने मन से, पूछो अपने दिल से। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, बार बार मैं अगर ऑफलाइन पढ़ा रहा होता, जब मैं पढ़ाता भी था, तो मैं बच्चों के ऊपर ये चीज का प्रेशर एक जरूर रखता था कि अपने पे मेहनत जरूर करो यार, अपने पे आप देखो, अपने माइंड की एक्सरसाइज करवाओ, प्रैक्टिस करवाओ, क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के। अब मेहनत किस सेंस में की जा सकती है, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है तो पढ़ने वाली मेहनत करनी है। अब ये नहीं करना कल उठा के ईंट और रेता और बजरी उठा के पूरा दिन दिहाड़ियां लगाने शुरू हो जाओ, मुझे बोलो सर ने बड़ी मेहनत की थी, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको बोल रहा हूं, मेहनत का मीनिंग आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, जीएस भी है, आपके और भी सब्जेक्ट्स है। यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन ऑल दीज सब्जेक्ट्स। आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपको क्वालिफाई करना है और वो डिपेंड भी करेगा इन सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, किसी एक सब्जेक्ट से तो नहीं आप पूरी नौकरी ले सकते हो ना।
हाँ, बट ये जरूर है कि मैथ्स और रीजनिंग का जो है उसका एक दबाव ज्यादा है, उसका एक इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग जो है वो रोल प्ले कर रहा है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो इस पर ज्यादा मेहनत करो, बट बाकियों पर भी करो यार। अभी लगभग ये फेब का महीना चल रहा है, मार्च का महीना मुझे लगता है शायद आपको मिल जाए, लास्ट मार्च में या अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट हो जाएगा तो मुझे आप सबसे ये उम्मीद है कि आप अप्रैल की स्टार्टिंग, अप्रैल नहीं सॉरी 15 मार्च से पहले पहले आपका सिलेबस आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। अब आप में से कई स्टूडेंट्स का एक सवाल है, बार बार वो पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, सर कि क्या आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाओगे। मैंने बच्चों को बार बार उसके रिप्लाई भी करे, आई एम नॉट हियर टू कंप्लीट योर सिलेबस, मैं यहां पर हूं, मैं जितनी आपकी मदद कर पाऊं मैं उतनी मदद कर सकता हूं उतनी कर पाऊं। देखो जितना भी टाइम अवेलेबल है आई एम ट्राइंग कि मैं उसमें से वक्त निकाल के आप सबके लिए वीडियोस प्रोवाइड करूं। कोशिश जरूर रहेगी, ज्योमेट्री पोर्शन तो हम सारा कंप्लीट करेंगे, ये जो एडवांस मैथ्स है इसमें तो हम कोशिश हमारी ये रहेगी पूरा ही कंप्लीट कर देंगे। अब अरिथमेटिक के लिए मैं ऑलरेडी बहुत पढ़ा चुका हूं, अब यूट्यूब पे मेरा नाम सर्च करोगे, टॉपिक सर्च करोगे, वीडियोस मिलेगी। अब क्योंकि वक्त बचेगा तो जरूर उस पर आएंगे, वक्त नहीं बचेगा तो फिर क्या आप ऐसा करोगे खुद से वो पढ़ोगे नहीं क्या? वो पढ़ना है आपको, जहां से समझ आ रही है वहां से पढ़ो। अब जितना वक्त हमारे पास है उस पर हम पूरी मेहनत करेंगे, ठीक है। बट ये मैं जरूर बोलता हूं कि एडवांस मैथ के पोर्शन को हम कंप्लीट करने की वो तो पूरी हमारी कोशिश रहेगी, वो ऑलमोस्ट हो भी जाएगा, ज्योमेट्री पोर्शन ऑलमोस्ट होने वाला है। तो दोस्तों अब बहुत बातें कर ली, शुरुआत करते हैं, पहले सवाल के ऊपर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आओ पहले आप पीछे जो मैंने आपको फॉर्मुलेज लिखवाए थे, ये कल वाले फॉर्मुलेज याद है, लास्ट स्लाइड मैंने रखी है यहां पर। देखो इस फॉर्मुले को अगर आप ऐसा लिखना चाहो, शॉर्ट में लिखना चाहो तो आपके ऊपर आप लिख सकते हो, यानी इस पूरे को मैं ऐसा नहीं लिख सकता अंडर रूट ऑफ, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर को मैं लिख देता हूं डी का स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ रेडियाई यानी r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। वैसे यहां पर अगर आप आ जाओगे तो इसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर सम ऑफ रेडियाई यानी r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख देना क्योंकि ऐसे लग रहा होगा फॉर्मूला बहुत लंबा है, ये लो मैंने इनकी डिनोशंस लिख दी, फॉर्मूला बहुत छोटा भी हो गया। ठीक है, सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं सवाल। इफ डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स आर 6 यूनिट्स एंड 10 यूनिट्स, दो सर्कल का डायमीटर दिया है, 6 यूनिट दिया है, 10 यूनिट दिया है। डायमीटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने ये देखा था रेडियस की ही जो यूज होती है या रेडियस का ही इस्तेमाल होता है। एंड दिस सेंटर्स आर 8 यूनिट्स अपार्ट, बोले इन दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो 8 यूनिट की दूरी पे है। देन हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन टू दीज टू सर्कल्स, बोल रहे कितनी टेंजेंट लाइन को आप बना सकते हो इन दोनों सर्कल के ऊपर। तो पहले आपको ये मालूम होना चाहिए दोनों सर्कल्स की पोजीशनिंग क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट लाइन बना सकते हो, क्योंकि फिगर तो उन्होंने आपको दी नहीं है। तो पोजीशनिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम डायमीटर से पहले रेडियस के ऊपर आएंगे। यानी ये जब भी आपको सवाल दिए जाएंगे आपको लिख लेना है, आपको क्या दिया, डायमीटर दिया यानी d1 दिए, और दूसरा डायमीटर भी दिया तो d2 दिए। d1 कितना दिया मेरे भाई, वो दिया 6 यूनिट्स। ठीक है, 6 का मतलब d1 दिया 6 और d2 कितना दिया है, d2 दिया है 10। तो इसका मीनिंग हो गया फिर r1 कितना हो गया, r1 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी वो हो जाएगा 3, एंड r2 कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 वो हो जाएगा 5। ठीक है ना, हमने किया कि हमने हाफ कर दिया। ठीक है ना, ये देखो ना, 6 का हाफ किया तो मुझे मिल रहा है 3, और वैसे ही 10 का हाफ मिला तो मुझे मिल रहा है 5। रेडियस हाफ होता है ना डायमीटर का, मालूम है ना भाई। चलिए उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन दीज सर्कल के सेंटर्स यानी डी भी आपको दिया हुआ है, वो डी आपको कितना दिया हुआ है 8 यूनिट्स दिया है, ये लिखा हुआ 8 यूनिट्स। अरे यार आप ध्यान से अगर समझोगे इन दोनों रेडियस को यानी r1 और r2 को अगर आप ऐड कर लीजिए, ये r1 और r2, तो क्या मिलेगा आपको भाई, क्या मिलेगा आपको, ये देखिए r1 प्लस r2 जब मैं कर रहा हूं तो मैं 3 प्लस 5 कर रहा हूं, यानी मुझे तो 8 मिल रहा है। और मुझे ये समझ आ रहा है कि जो डिफरेंस था सेंटर्स के बीच का वो भी तो कितने यूनिट्स है, 8 ही यूनिट है। यानी ये दोनों सर्कल्स जो होंगे वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। वो कैसे, अगर मैं फिगर बना रहा हूं तो आइए फिगर पे भी आ जाते हैं। देखिए ये पहला सर्कल आ गया, ठीक है, ये लो पहले 5 यूनिट का बना लिया, और ये दूसरा सर्कल आ गया 3 यूनिट का, इसको उठा के मैं सीधा कर सकता हूं, ये कर दिया। अब आप ध्यान से समझना, ये आ गया पहले सर्कल का सेंटर, ये दूसरे सर्कल का सेंटर। एक सर्कल का रेडियस कितना आया था 5 और एक का कितना था 3, ये लीजिए मैंने बड़ा वाला पहले बना दिया, ये आ गया 5, और ये छोटे वाला सर्कल का रेडियस आ गया कितना 3। अब आप मुझे बताओ 5 और 3 जब मैंने बनाया यानी 8, और हमें यह भी दिख रहा है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी यानी जो ए से लेके बी तक की दूरी है, सेंटर्स की जो दूरी है वो भी तो 8 सेंटीमीटर ही है। यानी इस केस में वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से दैट डिफरेंस बिटवीन सेंटर्स
दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, देखो मैं ये आपको 10 सेकंड में इसका सॉल्यूशन बता सकता था, बट पूरा समझो, खोल के समझो क्वेश्चन को। तो इस केस में क्या होता, फिगर आपके सामने है, क्या होता, याद है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीधा वो बनाइए, टेंजेंट्स बनाइए वो टेंजेंट्स। देखो एक टेंजेंट यहां से बनेगी, याद है, एक टेंजेंट यहां से बनेगी, याद करिए, 2 हो गई, और एक टेंजेंट जो है वो बिल्कुल सेंटर से होकर निकलेगी। तो यानी 3 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। हाउ मेनी? 3 कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। सॉल्यूशन मुझे लगता है अब आपको समझ आएगी है। अब इन 3 में से भी बाइफर्केशन करनी है, तो 2 अलग तरीके की है और एक अलग तरीके की है। ये 2 कौन सी हैं? ये वाली और ये वाली। ये दीज आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डी सी टी। और ये एक जो सेंटर से निकल रही है, ये कौन सी है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टी सी टी। तो क्या आंसर हुआ मेरे भाई? आंसर विल बी 3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3, 3 विल बी द राइट ऑप्शन। डन। ठीक है, देखो मैंने कितना वक्त दिया है आपको उसके ऊपर, क्योंकि आपको खोल के एक्सप्लेनेशन दी है मैंने। अब इसके बाद कभी इस तरह का सवाल आएगा, समझ आना चाहिए कि आप डायमीटर दिए, रेडियस पे आओ, और फिर आप देखिए कि रेडियस को ऐड करके क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं, फिगर बनाने की कोशिश करिए, को खुद ही समझ आ जाएगा कितनी टेंजेंट लाइंस बनाई जा सकती है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 डिस्टिंक्ट सर्कल्स। ये कितना आसान सवाल है। मैंने बोला था कि ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट लाइंस बना सकते थे। कल ही हमने देखा था कि मैक्सिमम वी कैन ड्रॉ 4 टेंजेंट लाइंस, 4 टेंजेंट लाइन। और कब बनती है? जब सर्कल्स आपस में एक दूसरे से दूरी पर हो। 2 आती है ऊपर वाली, जैसे ये आ गई, और 2 आती है वो क्रॉस वाली। तो टोटल हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन? 4 टेंजेंट लाइंस कैन बी ड्रॉन। ऑप्शन नंबर 4 दैट विल बी राइट ऑप्शन। तो अगर आप बोलते हो कि सर इसकी फिगर बनाने की कोशिश करिए, तो चलिए मैं वो भी बना देता हूं। ठीक है, बना देते हैं। शेप पे आए, एक ये सर्कल ले लिया, एक ये सर्कल ले लिया। बिल्कुल सही तो नहीं बन पाएगी, बट थोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक ये टेंजेंट लाइन बनाई थी हमने, याद है, जो यहां से होके गुजर रही थी। अभी मैं सीधी कर दूंगा, टेंशन नहीं लो आप। एक ये टेंजेंट लाइन थी, ये लीजिए 2। उसके बाद और भी आनी थी, और कौन सी थी? और ये एक यहां से गुजरेगी 3, और एक यहां से गुजरेगी 4। तो यही 4 टेंजेंट लाइंस जो है वो आप बना सकते हो। अगर आप इसको देखो भाई, हाथ से बना रहा हूं, स्पीड में बना रहा हूं, तो आप समझिएगा इसे खुद ही। टेंजेंट की जगह सीकेंट दिख रहा होगा, समझ लेना वो टेंजेंट ही है। चलिए, अब ये टेंजेंट लाइन जो है ये यहां से टच होनी चाहिए, नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही 4 टेंजेंट लाइन जो है वो बनाई जा सकती है। अब वही इन 4 में अगर बाइफर्केशन करूं मैं, ये जो 4 है इसमें 2 अलग तरह की हैं, 2 अलग तरह की है, 2 2। ये 2 कौन कौन सी है? ये आगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये दिस वन एंड दिस वन। और ये कौन सी है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये जो येलो कलर में बनाई हुई, ब्राउन कलर में, दिस वन एंड दिस वन। डन। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। आज अब तीसरे सवाल के ऊपर। ये क्या बोल रहा है? 2 सर्कल्स विद रेडियाई 25 सेंटीमीटर, 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एक्सटर्नली। देखो यार, इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने ना आपको खुद ही बता दिया है कि सर्कल्स जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और कर रहे भी कैसे है? एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा यार, बार बार वहां से नहीं बनाऊंगा, सीधा ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक ये सर्कल आ गया और एक ये सर्कल आ गया, टच करे एक्सटर्नली। अब दूसरा सर्कल आपको बहुत छोटा बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये 25 सेंटीमीटर का है तो दूसरा 9 वाला छोटा आ गया। देखो ये कर रहे हैं एक्सटर्नली टच। अब जब एक्सटर्नली टच करते हैं तो आपको मालूम है कितनी टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। देखो एक टेंजेंट तो यहां से होके गुजरती है, एक टेंजेंट जो है वो यहां से होके गुजरती है, याद है, 2 हो गई, और एक टेंजेंट जो है वो सेंटर से होके गुजरती है। यही 3 टेंजेंट्स जो है वो बना सकते हो आप। ठीक, आपसे किसकी लेंथ पूछी है? लंबाई पूछी है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी इस वाले की लंबाई पूछी। इसकी पूछे, इसकी पूछे, बात एक ही है। चलो, अब लेंथ जो थी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, फॉर्मूला लिखिए उसका क्या है? लेंथ ऑफ डी सी टी, वो क्या बोलता था? अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर माइनस, देखो डायरेक्ट है, डायरेक्ट से डिफरेंस बनता था, डी डी मैंने बताया था, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। याद आया ये फॉर्मूला? ठीक है, यानी अब आपको सब्स्टिट्यूशन करनी है। ये लीजिए, अब सब्स्टिट्यूशन पे आते हैं। बताओ डी की वैल्यू क्या दी हुई है? डी की वैल्यू क्या दी हुई है? अरे डी की वैल्यू तो यहां दी नहीं हुई है,
तो क्या वो आप डी की वैल्यू निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको किस किस की वैल्यू दी है, यहां पे दिख रहा है आपको R1 दिया हुआ है, देन आपको R2 दिया है। कितना दिया R1? 25 सेंटीमीटर। R2 कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई जब इसने बोल दिया टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो यहां से मुझे समझ आती है कि अगर मैं इनके सेंटर के बीच की दूरी निकालूंगा, ये वाली जो दूरी है, तो यार वो ये तो क्या है, पहले सर्कल का रेडियस प्लस दूसरे सर्कल का रेडियस। यानी इस केस में जो d होगा दैट विल बी R1 प्लस R2। तो R1 कितना था? 25, उसमें आप 9 ऐड कर लो, यानी कितना मिलेगा? 34 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करो और देखो क्या आंसर आता है, और मैं फिर आपको लेकर जाऊंगा वहां पर जहां मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करा था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब टच ईच अदर एक्सटर्नली वाला केस आता है, एक हमारे पास शॉर्टकट भी रहता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का। याद है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का एक शॉर्टकट भी था, वो बताऊंगा मैं कौन सा है। चलो पहले यहीं पर आ जाइए। अब डी की वैल्यू क्या है? डी वो निकाला आपने 34 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है? 25 माइनस R2 है 9, इसका स्क्वायर। चलिए आगे चलिए। अब 34 का स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा, किसी को भी याद नहीं होगा, ना ही मुझे पता है। 34 इंटू 34, 4 4 16, 4 3 12 प्लस 1 13, देन 3 4 12, 3 3 9 प्लस 1 10, यानी 6511। तो मुझे कितना मिल रहा है? 1156 माइनस 25 में से 9 निकालोगे यानी 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 256। इसे अगर आप सॉल्व करोगे 1156 माइनस 256 इज 900, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, मुझे मिलेगा 30 सेंटीमीटर। क्या मिल रहा है? 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? द ऑप्शन विल बी सेकंड वन विल बी द राइट ऑप्शन। डन? समझ आ गया? बट आप क्या चाहते हो इस सवाल को इससे भी और आसान करना? अगर आप चाहते हो और आसान करना तो याद करो, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया था। इस केस में जब आपको ये लेंथ निकालनी है, यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला। क्या? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ R1 मल्टीप्लाइड बाय R2। ये कहां से आया था मैं बताऊंगा आपको। इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ R1 है 25, R2 है मेरे पास 9, ये दिए हुए 25 एंड 9। ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब इसको पूरा लिखोगे, ठीक है, ऐसे भी बाहर आ ही सकते हो, चलो पूरा लिख लो। 25 इंटू 9 आता है 225, और 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, एंड 15 इंटू 2 विल बी हाउ मच? 30 सेंटीमीटर। क्या वही आंसर नहीं आया? और देखो 25 इंटू 9 से ज्यादा बेहतर था मैं 5 बाहर ले आता और 3 बाहर ले आता, क्योंकि 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 5 और 3 बाहर आता तो वही 15 बनता, 15 2 30 बन जाता। चलो ये तो आपको समझ आया। बात ये आती है कि सर ये जो आपने 30 सेंटीमीटर निकाला, इसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी, मुझे 34 का स्क्वायर मालूम नहीं था, वो निकालने का वक्त मेरा लग गया। और यहां पे जो आपने 30 सेंटीमीटर निकाला, सर दिस इज वेरी मच इजियर देन द प्रीवियस दिस वन। तो ये कैसे आए आप? तो याद करो आप, मैंने आपको यहां पर डी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा के बताई थी। डी क्या है यहां पे? R1 प्लस R2, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने फॉर्मूले के अंदर ही करा हुआ है। आइए ना पीछे, कहां जा रहे हो? ये देखिए ना, ये देखिए, ये देखिए, या ए बी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर यहीं से निकला था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2। ये मैंने कल बताया था आपको। और ये किस केस में बताया था? ये देखो, जहां सर्कल टचिंग एक्सटर्नली कर रहे थे, बड़े बाखूबी तरीके से हमने कल ये सीखा हुआ है, तो वही को मैंने यूज करवाया यहां पर भी। ठीक है, तभी बोलता हूं कि जो आप लेक्चर्स को देखते हो तो कोशिश करिए थोड़ा ध्यान से समझिए, कोई भी मेरा पॉइंट जो मैं बोलता हूं मिस नहीं करना है उससे। चलिए अब आगे। तो दिस आंसर इज व्हाट? 30 सेंटीमीटर। नाउ आगे आ जाए। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू इक्वल सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब मैं ज्यादा खिचड़ी बनाने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधा आ जाएंगे सॉल्यूशन के ऊपर। आपको किसकी लंबाई पूछी है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या फॉर्मूला था उसका? याद करो, अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था DCT, तो डायरेक्ट D से बनता था D, डिफरेंस वाला, याद है? तो यहां ट्रांसवर्स है तो यहां डिफरेंस नहीं होगा, यहां सम होगा रेडियाई का। तो अगर आप आगे चलोगे, चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। D कितना दिया आपको? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 10 दिया, यानी 10 का स्क्वायर करना है, माइनस R1 कितना है? बोल रहे हैं दोनों सर्कल इक्वल है, दोनों का रेडियस 3 है, यानी 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। आ जाइए, तो 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस
3 + 3 6 का स्क्वायर इज व्हाट 36, तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ 64, अंडर रूट 64 यानी ये आपको मिल गया कितना 8 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। डन। अब आपसे अगर मैं ये पूछूं बताओ ये कौन सा केस होगा, यहां सर्कल्स आपस में पास होंगे दूर होंगे। आप देखो ना सर्कल का रेडियस 3 और 3 है, अगर आप 3 और 3 को जोड़ भी लोगे तो मिलेगा आपको 6 सेंटीमीटर, बट हमें ये दिख रहा है ये तो 10 सेंटीमीटर है, यानी सर्कल्स आपस में बहुत दूर होंगे। ये वही वाला केस है, यानी यहां 4 कॉमन टेंजेंट्स बनाई जा सकती है। उनमें इन्होंने आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का नहीं पूछा वैल्यू, आपसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ या लंबाई पूछी है, वो आ गई 8 सेंटीमीटर। और वो जब वो पूछ रहे हैं ट्रांसवर्स की, अगर आपके मन में ये आ रहा है सर वो ये वाली पूछ रहे हैं या ये वाली पूछ रहे हैं, दोनों की वैल्यू बराबर ही होगी, वो कुछ भी बोलेगा तो आंसर यही आएगा। डन। चलें अब आगे। यार कितना आसान हो गया यार, जो इतना मुश्किल टॉपिक लगता था कितना आसान बन गया हम सबके लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहां क्या बोला जा रहा है, ये दोनों सवाल बेहतरीन है, मजा आएगा पढ़ने में। इफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर रिस्पेक्टिवली 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है रेडियाई दी है, आप खुद देख लो ना। इस बार जो आपको रेडियाई दिया हुआ है 6 और 3, यानी 6 और 3 को मैं जोड़ लूं तो 9 सेंटीमीटर बनेगा, और अगर उनके सेंटर्स के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर दी होगी तो सर्कल टच करेंगे एक्सटर्नली, 9 से ज्यादा दी होगी तो सर्कल आपस में बहुत दूर होंगे, 9 से कम होगी तो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे। यहीं से समझ आ जाता है। बट ये सवाल इसमें आपको कुछ और ही दिया हुआ है, इसमें आपको लंबाई दे दी हुई है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट वो पहले से ही दे दी है 8 सेंटीमीटर, और आपसे उनके बीच की दूरी पूछी है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, चलो आते हैं। अब देखो मैं जब ये क्वेश्चन को रीड करूंगा मुझे कैसे इसको शुरू करना चाहिए। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है तो मैं सीधा आऊंगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसके फॉर्मूले पे। इसका फॉर्मूला बोलता है व्हाट अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यही बोलता है। अब आपको लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये दी गई है 8 सेंटीमीटर, सीधा इसकी जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो 8 सेंटीमीटर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहां तो डी का स्क्वायर आपको निकालना ही है डी माइनस, अब दोनों सर्कल का रेडियस कितना है 6 + 3 का होल स्क्वायर, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए। देखो ये अंडर रूट दूसरी तरफ जाके ना स्क्वायर बन जाएगा, यानी यहां पे आपको 8 का स्क्वायर बना देना है, तो यहां क्या बचेगा इस तरफ डी स्क्वायर माइनस 6 + 3 इज व्हाट 9 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64 इक्वल टू व्हाट डी का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज 81। अब डी को मैं एक ही तरफ रहने देता हूं और जहां पे 64 पड़ा है उसके पास 81 को ले जाता हूं, तो 64 + 81 हो गया, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 5, 8 और 6 14, 145। तो डी की वैल्यू मुझे कितनी आ रही है अंडर रूट ऑफ 145 सेंटीमीटर। तो ये दूरी होगी उन दोनों के सेंटर की बीच की। अब 145 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है डायरेक्ट, ये स्क्वायर तो है नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ऑप्शन भी ऐसे ही है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड अंडर रूट 145 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। 144 होता तो 12 होता, 12 का स्क्वायर 144 है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो ये तो समझ आ रहा है आपको 6 और 3 9 है ये, और जो दूरी है सेंटर के बीच में वो 12 से ज्यादा है, यानी सर्कल्स दूर होंगे, ये तो समझ आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 6, टाइम इज 8:25। ओके देखो मैंने एक सवाल आपके लिए पॉइंट्स में भी ले लिए ताकि किसी बच्चे को पॉइंट्स को देखने के बाद वो ना लगे, घबराहट ना हो जाए कि यार ये पता नहीं होगा सोल्व या नहीं होगा। सेम ही है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिमिलर सवाल है। देखो बोल क्या रहा है वो, सेंटर जो है 2 सर्कल के जिनका रेडियाई जो दिए 4.5 और 3.5 और 10 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो मैं आपको बोलता हूँ यार 4.5 और 3.5 कितना हो गया, 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, यानी उनके रेडियाई का अगर मैं सम कर लूंगा वो 8 मिलेगा, और सेंटर की दूरी तो 10 है, 8 से बड़ी है तो सर्कल दूर होंगे। सेंटर की दूरी अगर 8 ही होती तो ये भी ऐड करके 8 ही बन रहा है, तो टच करते एक्सटर्नली एक दूसरे को, ठीक है ना। ये मैंने बहुत बार बोला, अब तो आना चाहिए आपको। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपसे पूछी है, तो चलो यार फॉर्मूला लगाते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई का। क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला बोलता है अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये सम ऑफ रेडियाई का स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का स्क्वायर। ठीक है, आपसे टीसीटी की ही वैल्यू पूछी है, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब जो वैल्यूज दी है उसको डालिए। अब डिस्टेंस कितना दी है सेंटर की दूरी का 10, यानी ये आपको मिलेगा 10 का होल स्क्वायर माइनस रेडियाई एक है 4.5 और दूसरा है 3.5 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक
अब इसके बाद अगर आप आ जाएंगे तो बताइए क्या आएगा। 10 का स्केयर कितना मिल गया मेरे भाई, 100 माइनस 4 3 7, ये मिल गया 8 का स्केयर। पॉइंट खत्म हो गया यहीं से खत्म हो गया। तो अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 8 का स्केयर आ गया 64, यानी अंडर रूट ऑफ व्हाट 36। और 36 किसका होता है, 6 का होता है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो हमारे पास इस समय लेंथ आई है, तो मेरे भाई वो कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 6 सेंटीमीटर। क्या मुश्किल था, सिंपल वो फॉर्मूला उठाया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर आपके सामने। अब इसके ऊपर मैं क्या ही समझाऊंगा, जस्ट कैलकुलेशन थी। नाउ अब मैं आपको एक ऐसे सवाल के ऊपर लेकर आ रहा हूं जो अगर आप में से कोई बच्चा एसएससी के एग्जाम दे रहा होगा तो मैं बोलूंगा सीजीएल के मेंस में आएगा। सिंपल सवाल है, सेम सवाल है, बट मुझे मजा आया इस सवाल को देखने के बाद। ठीक है, देखो ये सवाल है क्या, बोल रहा है द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाओ। आपको लिख लेता हूं, रेडियाई दिया है 3 सेंटीमीटर और दूसरा रेडियाई दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 10 सेंटीमीटर, यानी आपको डी भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। व्हाट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ, इस बार रेशियो पूछी लंबाई की, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। यानी ये बोल रहे हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को ऊपर रखो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को नीचे रखो, और अब मुझे रेशियो निकाल के बताओ। यानी मुझे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, डी का स्केयर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्केयर अपॉन, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो क्या आएगा, डी का स्केयर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्केयर। क्लियर है, और सब वैल्यूज आपके सामने है, डीज आर सब पड़े हुए हैं, तो एक एक करके आप सब्स्टिट्यूट करते जाओ बस, और कुछ भी नहीं है। फिर करो आप सब्स्टिट्यूट, बताओ डी की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, 10 का स्केयर माइनस R1 माइनस R2 करो या R2 माइनस R1 करो, बात एक ही होती है, हम वही लिखेंगे 4 माइनस 2। अगर आपने बिल्कुल सही लिखना है तो बिल्कुल सही लिखो, 3 माइनस 4 कर दो, 4 माइनस 3 नहीं लिखो, 3 माइनस 4 कर दो, फर्क पड़ेगा नहीं, बताता हूं कैसे। और नीचे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ दोबारा 10 का स्केयर माइनस 3, इधर तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एकदम करूंगा सडनली, ध्यान से देखिएगा, 10 का स्केयर कितना आ जाएगा 100 माइनस 3 माइनस 4 हो गया माइनस 1, और माइनस का भी स्केयर करोगे प्लस हो जाएगा। 1 का स्केयर कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाइए आप, 10 का स्केयर कितना आ जाएगा 100 माइनस 7 का स्केयर कितना आ गया 49। ठीक है यहां तक, अब बताइए 100 माइनस 1 कितना आ गया 99, ऊपर आ रहा है अंडर रूट 99 और नीचे आ रहा है अंडर रूट व्हाट 51। क्या ऐसा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों जो है वो 3 के टेबल में आ रहे हैं। देखो कैसे, अब तो अंडर रूट 99 नीचे अंडर रूट 51, एक ही रूट ले लेते हैं, 99 अपॉन 51 कर लेते हैं, 99 अपॉन 51 कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही दिखेगा आपको। तो अब आप ये देखिए कि 3 के टेबल में आ रहा है, 3 3 9, 3 3 9 एंड 3 17 51, यानी मुझे फिर क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन 17। अब जैसे आपने दो रूट अलग अलग थे, एक ही कर दिया, अब एक ही को अलग अलग कर दो, यानी अंडर रूट ऑफ 33 अपॉन अंडर रूट ऑफ 17। 17 इज अ प्राइम नंबर, ये अब कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, तो हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 33 रेशियो अंडर रूट 17, दिस विल बी योर आंसर। और ये ऑप्शन में मैंने देखा है बिल्कुल, अंडर रूट 33 रेशियो अंडर रूट 17, दिस इज योर आंसर। बताओ आया मजा। देखो यहाँ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दोनों का इस्तेमाल हो गया, और इससे ऊपर लेवल का सवाल तो कुछ बनता भी नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों ये थे वो 7 सवाल जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स ओवर क्लियर हो गए होंगे। एक और सवाल हमारा बचता है, देखो वहां क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से पूछा है। ये सवाल को करवाने से पहले मैं वही बोल रहा हूं कि दोस्तों देखो, एक तो जितने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स आपको दिए गए हैं आप वहां पर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम वगैरह में जल्दी ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि काफी चैप्टर्स हमने क्लियर और कवर कर लिए हुए हैं। और दूसरा ये आता है दोस्तों कि अगेन आपके कजन, भाई बहन, छोटे हैं बड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा आपका बच्चा है, बेबी है, बेबी है अगर होगा तो उतना बड़ा नहीं होगा, भाई बहन की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर वो 9th-10th क्लास में भी है तो भी उनको ये वीडियोस पहुंचाओ। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे मैटर नहीं करता कि उसने पीछे क्या पढ़ा है, अगर वो वीडियोस को यहाँ से शुरू से देखने भी शुरू करेगा और प्लस माइनस की उसके पास एक समझ है, मल्टीप्लाई की समझ है, डिवीजन की समझ है, और 10th वो क्वालिफाई कर चुका है, 9th-10th में है या वो क्वालिफाई कर चुका है, फ्री है घर पे, उनको ये वीडियोस पहुंचाओ, बहुत जल्दी उनका माइंड जो है वो ग्रोन अप हो जाएगा और बहुत जल्दी उनको एक्सपोजर मिलेगा, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के वर्ल्ड में आएंगे उनके लिए बहुत आसान होगी, बहुत आसानी होगी।
देखो ओनली वन कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू टू सर्कल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। बोल रहा है इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है। और मुझे ये याद आ रहा है जब एक ही कॉमन टेंजेंट की बात हो रही थी, तो देखो अगर सर्कल को बाहर दूर दूर ले जाऊं, दो दो और दो और दो, चार कॉमन टेंजेंट बनती थी। और अगर मैं सर्कल को पास ले आऊं, एक यहां बनती थी, दो यहां बनती थी, तीन बनती थी। भैया सीकेंड बन रही होगी, मैं हाथ से स्पीड में बना रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम सर्कल को इंटरसेक्ट करते थे, जब ये लो इंटरसेक्ट कर लिया तब दो ही टेंजेंट बनती थी, याद है। फिर हमारे पास कौन सा केस आया था, सर्कल को टच करते हैं कौन सा, जैसे यहां एक्सटर्नली है, हम इंटरनली टच करते हैं, एक ही कॉमन टेंजेंट बनती है। दिस इज द केस, दिस इज द केस। कौन सा केस, एक कॉमन टेंजेंट कब बनती है, ये देखिए। अब ये एक बड़ा सर्कल आया और ये एक छोटा सर्कल आया, जो बड़े सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, देख रहे हो आप, इंटरनली। तो यहां पर एक ही कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है, दिस वन, सिर्फ ये वाली। तो ये केस जब एक ही कॉमन टेंजेंट बनाई जा सकती है, व्हेन वन सर्कल इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड द अदर, इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पता है इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग पता क्या आता है, एक सर्कल ऐसा दूसरा ऐसा, टच नहीं कर रहे हैं। सर्कल इंटरसेक्टिंग नहीं, सर्कल टचिंग एक्सटर्नली नहीं, यस दिस वन, सर्कल टचिंग इंटरनली, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, ठीक है। और यहां से एक कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं हम। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। दोस्तों इसी के साथ इस पूरे वीडियो लेक्चर के जरिए मैं आपको समझा चुका हूं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यानी कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल का पूरा कंप्लीट चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर की इसी के साथ हमारी कंप्लीशन होती है और आप सभी को मुबारक हो कि सर्कल भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एंड कमेंट सेक्शन इज ऑल यूर। भर दो कमेंट सेक्शन को, बताइए कौन सा सेक्शन जो है चैप्टर आप चाहते हो शुरू करना। बट उससे पहले ये जरूर बताना कि ये लेक्चर आपको किस तरह का लगा है, और उसके साथ ऐड ऑन कर लेना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। बट मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि अगला चैप्टर हमें मेंसुरेशन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनका लिंक है जो अभी तक हमने पढ़ा उन सबके साथ, तो हमारा पूरा ही पोर्शन ही खत्म हो जाएगा। तो आप चाहोगे तो बट ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका हाइट्स एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक जो है वो लगभग 3 से 4 वीडियोस में कवर हो जाता है, मैं वो भी करवा सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और भाई बहन तक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।